रात के गहराते अंधेरे में सीमा का कमरा मंद लाल रोशनी से नहाया हुआ था। 22 साल की सीमा गोरी चिट्टी लंबे काले बालों वाली अपने पतले साड़ी में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं जब कमरे में अमन दाखिल हुआ, उसका पुराना दोस्त जिसकी नजरें सीमा के उभरे हुए स्तनों पर ठहर गईं। अमन ने धीरे से दरवाजा बंद किया और बिस्तर के किनारे बैठ गया। सीमा, आज रात तेरी है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए। मेरा नाम अमन है और मैं अभी 26 साल का हूं। ये कहानी 2023 में शुरू हुई जब मेरा तबादला मुंबई से अमृतसर हुआ। मुझे हमेशा से एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड की तलाश थी और इसी तलाश में मैं अमृतसर के मशहूर राजेंद्र पार्क पहुंचा। वहां मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी जो 24-25 साल की गोरी सुंदर थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसका कद करीब 5 फुट 6 इंच था। मैं उस लड़की के पास गया और उससे बात करना शुरू किया। जब मैंने उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम सीमा बताया। बातों बातों में उसने बताया कि उसका ससुराल वालों से झगड़ा चल रहा है और उसका पति इस वक्त दुबई में है और वो भी सिर्फ अपने माता पिता की सुनता है। मैंने सहानुभूति दिखाते हुए उसकी ससुराल से लड़ाई की बात सुनी और उसका भरोसा जीत लिया। फिर मैंने अपना नंबर दिया और वापसी पर उसने कॉल करके मुझे धन्यवाद कहा। इसके बाद हमारी बातों का ये सिलसिला 3-4 महीने तक चलता रहा। इस दौरान सीमा मुझसे काफी घुल मिल गई और उसने मिलने की इच्छा जाहिर की। वो उन दिनों चंडीगढ़ में अपने ससुराल में थी। मैंने तुरंत हाँ कर दी। ये दिसंबर का महीना था और 20 तारीख की सुबह मैं अपनी गाड़ी में निकला और लगभग 1 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच गया, क्योंकि उसने बस स्टैंड के पास मिलने को कहा था। मैंने इलाके का जायजा लिया और 11 बजे उसे कॉल की कि मैं पहुंच चुका हूं। न जाने क्या सोचकर मैंने उससे फरमाइश की कि अगर बुरा न माने तो वही सूट पहनकर आना जो पहली मुलाकात में पहना था। सीमा पहले खामोश रही, फिर हंसकर बोली, अमन, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैंने बैठने के लिए बस स्टैंड के करीब शर्मा ढाबा को चुना। लगभग 12 बजे उसकी कॉल आई कि वो घर से निकल रही है, तो मैंने उसे लोकेशन बता दी और कॉल करते ही मैं ढाबे से बाहर धूप में आकर उसकी राह देखने लगा। कुछ देर बाद वो सड़क के इस पार से आती दिखाई दी। मैंने नमस्ते किया और उसे लेकर ढाबे की तरफ बढ़ा। मैं आगे बढ़कर उसके लिए दरवाज़ा खोला, जिसे सीमा ने गौर से देखा और अंदर दाखिल हो गई। मेज़ पर जाते ही सीमा ने कहा कि आज बिल वो देगी क्योंकि मैं मेहमान हूँ। मैंने शरारत से कहा, अगर मेहमान समझना है तो मैं चला जाता हूँ, वैसे भी मैं बाहर का नहीं घर का खाना खाता हूँ। वो बोली, पहले बताते तो घर से बना लाती। खैर, मैंने वेटर को बुलाकर मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया और जब वो मेरी प्लेट में खाना डालने लगी तो मैंने रोककर कहा, अब एक ही प्लेट में खाना डाल दो, सुना है एक ही प्लेट में खाना खाने से प्यार बढ़ता है। बातों बातों में सीमा ने कहा कि काश हम दिन रात कॉल पर बातें कर सकें, यहाँ तक कि बात करते करते ही आंख लग जाए। जब मैंने घर वालों का मसला उठाया तो उसने फौरन कहा, मैं अभी एक सिम निकलवा रही हूं जो सिर्फ आपके लिए होगी और इस पर सिर्फ आपकी कॉल रिसीव की जाएगी। खाना खाने के बाद 2500 रुपए का बिल बना। सीमा पैसे देने लगी मगर मेरे देखने पर वो खामोश हो गई और बिल मैंने अदा किया। वापसी पर जब वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो उसके दुपट्टे का पल्लू बाहर लटक रहा था। मैंने दोबारा दरवाजा खोला, जमीन से पल्लू उठाकर उसके हाथ में दिया और दरवाजा बंद करके ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। सीमा ने पूछा, अमन, क्या तुम पूरी जिंदगी मेरा ऐसे ही ख्याल रखोगे? मैंने जवाब दिया, सीमा, अगर जिंदगी ने साथ दिया तो यकीनन ऐसा ही करूंगा। फिर सीमा ने कहा, अमन, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इतनी अहमियत देने का। आज मैं एक बात कह दूं कि आज मैं खुश हूं कि मैंने जिस बंदे के लिए अपने घर की दहलीज से बाहर कदम निकाला है वो बंदा कोई खानदानी इंसान है। इसी दौरान हम लोग मोबाइल मार्केट में पहुंच गए। मैंने वहां से वीवो कंपनी का मोबाइल लिया और मोबाइल लेने के बाद जियो की फ्रेंचाइजी पर गए और वहां से हमने 2 सिम खरीदी। जियो की सिम खरीदने के बारे में रास्ते में हमारी बात हो चुकी थी। जैसे ही हम लोगों ने सिम खरीदी, सीमा ने अपनी सिम मोबाइल में डाली और मेरे नंबर पर कॉल कर दी और मुझे आंख के इशारे से समझाया कि कॉल अटेंड करो।
मैंने कॉल अटेंड की और जियो की फ्रेंचाइजी से बाहर निकल आए तो सीमा ने मुझे कहा, अच्छा अमन, अब मैं चलती हूं और बाकी बातें मैं मोबाइल पर करती जाऊंगी। मैंने कहा, सीमा, अच्छा तो नहीं लगता कि आपको इस तरह अकेला जाने दूं, लेकिन मजबूरी है कि आपके ससुराल वाले ना देख लें। सीमा ने कहा, नहीं नहीं अमन, ऐसी बात नहीं है, मैं समझती हूं अपने समाज को, आप परेशान ना हो, बाकी बातें मैं कॉल पर करती रहूंगी। मैंने कहा, ठीक है सीमा, मैं भी अपने इलाके में निकलता हूं। सीमा ने फोन अपने हैंडबैग में डाला और हेडफोन अपने कानों के साथ लगा दिए और कहा, चलो फिर बाकी बातें मोबाइल पर होंगी। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मोबाइल को गाड़ी में चार्जिंग पर लगाया और कॉल पर बात शुरू कर दी। सीमा बोली, अमन, आपको पता है मैं मोबाइल पर कॉल क्यों कर रही हूं? मैंने कहा, नहीं सीमा, मुझे अंदाजा नहीं, आप बताएं क्यों? सीमा बोली, अमन, मैं चाहती हूं कि अब जिंदगी में जब तक मेरी सांस है मैं सिर्फ आपसे बात करती रहूं। मैंने कहा, खाली बात ही करती रहेंगी आप, फिर साथ भी निभाओगी? सीमा बोली, अमन, जो लड़की सारी जिंदगी बात करने का कह रही है तो वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी फिर आज से ही आपको प्यार में फंसाने की तैयारी करता हूं। सीमा हंसकर बोली, फंस तो उसी दिन गई थी जब पहली मुलाकात हुई थी। अगर आप अच्छे ना लगते तो कभी भी मैं आपसे मिलने ना आती बुद्धू। मैंने कहा, दिल तो मेरा भी यही कह रहा था, लेकिन आपके मुंह से सुनने का दिल था कि आप मुझे कहें कि अमन, अब मुझे अच्छे लगते हो। सीमा बोली, अमन, कितनी स्पीड में गाड़ी चला रहे हो? तो मैंने कहा, यार यही कोई 50-60 के बीच है, क्योंकि रास्ते पर ट्रैफिक है, इस वजह से। सीमा बोली, मैंने इसी वजह से पूछा है कि कहीं ज्यादा स्पीड की वजह से कोई मसला ना हो जाए। मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना हो। फिर सीमा बोली, नहीं अमन, अब नहीं समझोगे औरत के दिल को और न ही अब समझ सकोगे। मैंने कहा, अच्छा बाबा, आप ठीक कह रही हो। और बहुत सी बातें इसी दौरान होती रहीं और इसी दौरान मैं अपने बंगले पर पहुंच गया, जो कि कंपनी की तरफ से मिला हुआ था। इस तरह बातें करते करते कोई 5 महीने गुजर गए और मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि ना ही पूछो। एक तो सीमा मुझे कॉल के अलावा छोड़ती नहीं थी कि मैं किसी से मिल सकूं, और दूसरा इसका यह फायदा हुआ कि हम लोग एक दूसरे से बहुत फ्री हो गए। अब हमारी बातें ज्यादा प्यार मोहब्बत की होती थीं। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से घर आया तो सीमा की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की तो सीमा कहने लगी, अमन, अब कभी आओ ना मेरे घर, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। ये कहकर सीमा ने फोन बंद कर दिया। मैंने दोबारा कॉल मिलाई, लेकिन सीमा ने कॉल अटेंड ना की और खाली एक मैसेज कर दिया कि थोड़ी देर के बाद बात करूंगी। मैंने भी एक मैसेज कर दिया कि कॉल अटेंड करो। फिर मैंने कॉल की तो सीमा ने कॉल अटेंड की और कहा, सॉरी अमन, बस जो बात दिल में थी वो कह दी, अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। मैंने कहा, सीमा? तो सीमा बोली, जी मेरी जान। मैंने कहा, सीमा, असल में जब पार्क में आपको मैंने देखा तो उसी वक्त मैं आप पर मर मिटा था, सच्चे दिल से। सीमा बोली, तो आपने इतनी देर क्यों कर दी बताने में? ये बात करते ही सीमा रो पड़ी और फिर बोली, क्या मुझसे इकरार करवाना था? आपने कि मैं दिलो जान से आप पर मर मिटी हूं? मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी कोई बात नहीं है। सीमा बोली, अमन, एक बात याद रखना, मैं एक औरत हूं, लेकिन एक बात मुझे भी पता है कि जब एक औरत घर से किसी के लिए कदम बाहर निकालती है तो मर्द जितना भी इस पर मरता हो, जिंदगी में एक ना एक दफा इसे ताना लाजमी देता है। मर्द ये नहीं समझते कि औरत अगर घर से निकलती है तो वो इसकी मोहब्बत की वजह से निकलती है। खैर, मैं ये कह रही थी कि मैं एक शादीशुदा औरत और एक बच्चे की माँ हूं। तुम मेरे लिए मर तो सकते हो, लेकिन मेरे साथ शादी नहीं कर सकते। और मैं ये बात चाहती भी नहीं हूं कि आपसे शादी हो, लेकिन एक बात का वादा करती हूं, आज से सीमा आपकी हुई, बस। मैं तो बिल्कुल चुप हो गया। फिर सीमा बोली, अमन, अगर कोई बात बुरी लगी हो तो माफ करना। मैंने जो कहा वो 100% सच है। मैं मजीद झूठ के सहारे नहीं चल सकती थी। मैंने कहा, नहीं सीमा, ऐसी बात नहीं है, आप परेशान न हो, मैं कभी भी आपको ताना नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सीमा बोली, अमन, आप बहुत अच्छे हो। तो मैंने कहा, खैर तो है सीमा, बड़ा प्यारा रहा है मेरे ऊपर। तब सीमा ने एक गजल पढ़ी, मेरे पागल पिया मेरी चाहत न कर, मुझे सोचा न कर, मुझे जाना न कर,
मैं हूं बात सबा जो कि रुकती नहीं, मैं हूं ऐसी घटा जो कि बरसती नहीं, मेरे पागल पिया मेरी चाहत न कर। फिर मैंने कहा, सीमा और सुनाओ ना। तो सीमा बोली, फिर कभी सुनाऊंगी। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था कि मुझे हेड ऑफिस से मेरे जीएम का फोन आया। जीएम ने कहा, अमन कैसे हो और दिन कैसे गुजर रहे हैं अमृतसर में? मैंने कहा, सर मैं बिल्कुल ठीक हूं और दिन तो बहुत ही अच्छे गुजर रहे हैं। जीएम ने कहा, अमन एक छोटा सा काम है, इस काम के लिए मैं किसी और को भी कह सकता था, लेकिन मुझे सिर्फ आप पर एतबार है। अगर ज्यादा व्यस्तता ना हो तो कर सको तो बता देता हूं। मैंने कहा, सर आप हुक्म करें, काम हो जाएगा। जीएम ने कहा, अमन असल में हमारा जो ऑफिस है ना शिमला में, इसकी मुझे दिन ब दिन कुछ कंप्लेंट आ रही हैं। आपको अपने तौर पर अचानक जाना है और इसको चेक करना है कि क्या कंप्लेंट्स जो आ रही हैं वो सही हैं या गलत, और मुझे एक रिपोर्ट में सारी तफसील बतानी है। लेकिन एक बात कहूंगा कि आपके दौरे की किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, सर ये तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर वो दौरा किस लिहाज से करना है और आपको रिपोर्ट किस चीज की देनी है? जीएम ने कहा, अमन सुना है कि वहां का जो इंचार्ज है वो वर्कर्स की तनख्वाहों में से पैसे काटता है और कहता है कि ये हेड ऑफिस की तरफ से कटिंग हुई है। आपको पिछले 6 माह की तनख्वाह का रिकॉर्ड चेक करना है। मैंने कहा, सर ठीक हो गया, ये काम हो जाएगा, लेकिन सर एक मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि अगर मैं इस तनख्वाह के दूसरे दिन चला जाऊं तो क्या बात है, ताकि वो इस तनख्वाह की कटौती भी कर ली हो, ताकि रंगे हाथों पकड़ा जाए। जीएम ने कहा, अमन आइडिया तो बुरा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया, और इस वक्त तक मैं आपको एक ऑफिशियल लेटर भी भेज देता हूं जिसमें आपके दौरे के बारे में जिक्र होगा। तो मैंने कहा, सर बिल्कुल ठीक हो गया। जीएम बोला, और हाँ अमन, आने और जाने का जितना भी खर्चा होगा वो आप बिल भेज देना, हेड ऑफिस आपको इसी वक्त पेमेंट कर देगा। इसी वक्त मेरे दिल में ख्याल आया कि सीमा का घर भी चंडीगढ़ में है, तो क्यों ना जीएम के सामने नंबर बना लूं। सर बिल की कोई बात नहीं, मेरे जानने वाले बहन चंडीगढ़ में है, मैं रात को उनके पास रुक जाऊंगा, दूसरी सुबह सवेरे शिमला पहुंच जाऊंगा, वहां से काम खत्म करके मैं वापस आ जाऊंगा और रात को जानने वालों के पास रुककर तीसरे दिन रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। जीएम बोला, अमन बहुत शुक्रिया आपका। तो मैंने कहा, नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं। जीएम बोला, ओके अमन, गुड बाय। तो मैंने कहा, सर ठीक है। और जैसे ही जीएम की कॉल बंद हुई तो मैंने सोचा कि कुछ ना हो, इस वीकेंड पर मैं सीमा के घर जरूर जाऊंगा। साथ ही दिल में यह भी ख्याल आ गया कि सीमा को अचानक सरप्राइज देना है। चंडीगढ़ पहुंचना भी 9 बजे के बाद है, और वैसे भी सीमा कॉल पर लगी होती है, मेरे साथ बातों बातों में हालात का भी पूछ लूंगा। इसके बाद मैं दफ्तर के कामों में मशरूफ हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद सीमा की कॉल आ गई। मैंने कॉल अटेंड की। सीमा बोली, कैसी है मेरी जान की जान? तो मैंने कहा, आपकी जान ठीक है। सीमा बोली, क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, पहले थोड़ा मशरूफ था, अभी फ्री हूं और कोई काम नहीं है। सीमा बोली, अच्छा मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि इस वीकेंड पर कहीं बिजी तो नहीं हो। असल में मैंने अम्मा और अब्बू से मिलने अमृतसर आना है, सोचा जान से पूछ लूं, अगर बिजी नहीं हो वीकेंड पर तो आ जाती हूं। और अगर आप बिजी हो तो मैं अगले वीकेंड पर आ जाऊंगी। मैंने कहा, नहीं सीमा, मुझे इस वीकेंड पर किसी काम के सिलसिले में हेड ऑफिस जाना है और आप अगले वीकेंड पर आ जाना। सीमा बोली, ठीक है मेरी जान, और अच्छा घर कब जाओगे? तो मैंने कहा, बस जब दिल करेगा चला जाऊंगा। सीमा बोली, अच्छा जब घर पहुंच जाना तो बताना, एक चीज भेजूंगी आपको। मैंने कहा, क्या चीज भेजोगी? तो सीमा बोली, बस है कोई खास चीज, जब आएगी तो बताना कि कैसी लगी। मैंने कहा, अच्छा रुको, बस मैं भी निकलता हूं अभी घर के लिए। तो सीमा बोली, ठीक है निकलो। मैंने फोन साइड पर रखा और ऑफिस से निकलकर गाड़ी में बैठा और 20 मिनट के बाद बंगले पर पहुंच गया। इस दौरान सीमा से बहुत सी बातें भी होती रहीं। जब बंगले पर पहुंच गया तो सीमा को कहा, हाँ बोलो, क्या भेजना था? सीमा ने कहा, 2 मिनट इंतजार कर, अभी व्हाट्सएप करती हूं। मैंने कहा, ठीक है। थोड़ी ही देर में कोई 3-4 व्हाट्सएप पर तस्वीरें आई हुई थीं। मैंने जब व्हाट्सएप खोला तो वो सीमा की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में सीमा ने गुलाबी रंग का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर बाद सीमा का मैसेज आया कि कैसी लगी तस्वीरें अमन? तो मैंने कहा, बहुत अच्छी लगी।
सीमा बोली, ठीक है। इस दौरान बहुत सी बातें होती रहीं और रोजाना की तरह सारा दिन बातें करते रहे। इस तरह करते करते शुक्रवार का दिन आ गया और आज मुझे शिमला भी जाना था। उधर से सीमा की कॉल ही बंद नहीं हो रही थी। मैंने सोचा इसको कैसे मैं चुप करवाऊं और इसका फोन बंद हो। खैर, मैंने कहा तैयार हूं। तो सीमा ने पूछा, कहाँ की तैयारी है? मैंने कहा कॉल पर बताया तो था कि इस वीकेंड पर हेड ऑफिस जाना है। सीमा ने कहा, ठीक है, हाँ मैं भूल गई थी। फिर सीमा ने कहा, और सुनाओ जान, बात तो होती रहेगी अमन। असल में आपसे बात किए बिना रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा, अच्छा, थोड़ा इंतजार करो, मैं मोबाइल चार्जिंग पर लगा लूं, साथ साथ बात भी करता हूं। सीमा बोली, 1 मिनट इंतजार करो, शायद साथ घर वालों से कोई आया है, मैं उनको जरा देख लूं, आप अपने काम करो। मैंने कहा, ठीक है सीमा, आप अपने काम कर लो और मैं भी फ्री होकर बात करता हूं। शाम के 8 बजे मैं अपने बंगले के गैराज में आया और गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, मुझे ख्याल आया मैं गाड़ी पर तो चला जाऊं, लेकिन सीमा के घर खड़ी कहां पर करूंगा। लिहाजा मैंने वैन पर जाने का सोचा और बाहर बंगले से बाहर निकल आया। इसी दौरान मैंने कोशिश की कि मोबाइल को म्यूट पर लगाकर रखूं ताकि सीमा को पता ना चले कि मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं। मैं तकरीबन 9:40 पर चंडीगढ़ अड्डे पर पहुंचा और देखा तो सीमा की कॉल खत्म हो गई थी, यानी कट गई थी। मैंने कॉल की तो सीमा ने उठाई और कहा, खैरियत? आज पहली दफा कॉल कटने के बाद आपने बहुत देर के बाद कॉल की है। मैंने कहा कि बस हेड ऑफिस से कॉल आ गई थी तो उनके साथ बात कर रहा था। फिर मैंने कहा, सीमा क्या कर रही हो? तो सीमा बोली, वही यार, रोजमर्रा के काम कर रही हूं। अभी बर्तन धोए हैं, किचन में रखकर अभी कमरे में जा रही हूं। मैंने कहा, क्यों, आज बात नहीं करनी? सीमा बोली, अमन ऐसी बात ना किया करो, आपसे बात करने के लिए ही तो कमरे में जा रही हूं। मैंने कहा, अच्छा अच्छा। फिर मैंने कहा, क्यों, आज आपके ससुर और सास सो गए हैं? तो सीमा बोली, हाँ, वो तो खाना खाते ही सो जाते हैं। इसी दौरान बातें करते करते मैं सीमा के घर की तरफ पैदल ही चल पड़ा। घर का एड्रेस मैं बहुत पहले ही बातों बातों में पूछ चुका था। मुझे घर के एड्रेस का तो पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि घर का दरवाजा किस कलर का है। मैं थोड़ा चुप हुआ तो सीमा ने कहा, अमन क्यों चुप हो गए हो? तो मैंने कहा, एक मुश्किल में फंस गया हूं। सीमा जल्दी से बोली, खैर तो है, जल्दी बताओ क्या हुआ? तो मैंने कहा, सीमा नाराज तो नहीं होगी? सीमा बोली, आपको भी जल्दी क्यों परेशान करते हो? मैंने कहा, सीमा मैं आपकी गली में पहुंच गया हूं, लेकिन घर के दरवाजे का नहीं पता कि किस कलर का है। सीमा ने बहुत जोर से बोली, यूं समझ लें कि चीखी, कसम खाओ तुम मेरी गली में आए हो और मेरे पास आए हो। मैंने कहा, सीमा आपकी कसम, जल्दी बताओ घर कौन सा है? सीमा बोली, अच्छा अच्छा, फोन बंद ना करना, मैं दरवाजा खोलती हूं। तो मैंने कहा, अच्छा जल्दी करो। सीमा जल्दी जल्दी घर के दरवाजे पे पहुंची तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो मुझे दूर से दरवाजा खुलने की आवाज आई, तो मैं इस तरफ चल पड़ा। मैं जब इस तरफ चला तो कोई दरवाजे से निकलकर बाहर खड़ा था, तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि सीमा तो ये नहीं हो सकती। मैं इसी सोच में मशरूफ था तो सीमा की आवाज मुझे मोबाइल में सुनाई दी, अमन आप आ रहे हो? तो मैंने कहा, आ तो मैं रहा हूं, लेकिन ये बाहर कौन खड़ा है? सीमा बोली, अमन ये मैं खड़ी हूं। मैंने कहा, सीमा आप बाहर क्यों आई हो? आप चलो अंदर, मैं आ रहा हूं। मैंने अपनी स्पीड थोड़ी सी तेज कर दी और दरवाजे के पास पहुंच गया। देखा तो वो सीमा थी। ना तो इसका दुपट्टा था और ना ही पांव में इसने चप्पल पहने हुए थे। मैंने नमस्कार कहा तो सीमा कहने लगी, अमन बस ये कहूंगी कि आपकी मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। मेरी हालत देख लें, ना तो दुपट्टा किया और ना ही पांव में जूती है। आगे आप खुद समझदार हैं। मैंने कहा, ठीक है बाबा, अंदर चलो, क्या यहीं पर रहना है? तो सीमा ने आगे की तरफ इशारा किया और मेरे पीछे चल पड़ी। सीमा बोली, अमन जरा दरवाजे के पास रुक जाना। तो मैंने कहा, ठीक है, और मैं दरवाजे के सामने रुक गया। सीमा के घर से इसके अच्छे हालात का पता चल गया कि ये एक खाते पीते घराने से है, क्योंकि मेरी आंखों ने जो देखा था वो कुछ इस तरह था। जैसे ही गेट में दाखिल हुआ तो गेट के ऊपर बरामदा टाइप छत थी, यानी कि गेट के ऊपर छत थी और वो पूरे के पूरे आंगन के ऊपर भी थी। सामने एक मारुति स्विफ्ट खड़ी थी और इसको क्रॉस करके सामने एक दरवाजा था। एक साइड पर गैलरी जा रही थी पीछे की तरफ, और वो बाद में देखी थी। दरवाजा जैसे ही खोला तो एक टीवी लॉन्च था, एक तरफ किचन और किचन के साथ कमरा था।
फिर दरमियान में एक कमरा था और एक कमरा बिल्कुल कोने में था, और साथ ही एक मेहमानों के लिए भी कमरा था जिसका दरवाजा भी दूसरी तरफ गैलरी में खुलता था। और मैं अभी तक मेन गेट के पास ही खड़ा था। हमारी बातचीत होती रहती थी कॉल्स पर, लेकिन आज हम लोग आमने सामने थे। सीमा तो मुझे देखकर ही पागल हो गई थी। फिर इसने मुझे कहा कि चलिए मेरे साथ, और वो मुझे अपने किचन के साथ वाले कमरे में ले गई। जैसे ही मैं कमरे के अंदर गया तो कमरे की हालत कुछ इस तरह थी। कमरे में नीचे एक बहुत ही आला क्वालिटी का कालीन बिछा हुआ था जिसके अंदर मेरे पांव बिल्कुल धंस गए थे। कमरे के दरमियान में एक डबल बेड था जिस पर कम से कम बहुत ही नरम किस्म के 5 के करीब छोटे छोटे तकिए पड़े थे। कमरे की एक साइड पर बहुत ही आला क्वालिटी का 5 सीटर सोफा पड़ा हुआ था। दूर से ही सोफे की नरमी देखने से ताल्लुक रखती थी। एक एसी लगा हुआ था और 75 इंच की सोनी कंपनी की एलईडी लगी हुई थी। मैं आराम से कमरे में दाखिल हुआ और दरवाजे के साथ ही अपने चप्पल जब उतारने लगा तो सीमा ने कहा, नहीं आप चप्पल न उतारें, आप चलिए बेड पर बैठिए। मैंने कहा क्यों? तो सीमा ने कहा, नहीं आप चलिए मैं बताती हूँ। मैंने कहा सीमा आप कम से कम चप्पल तो पहन लो। तो सीमा बोली, अमन मैं हर काम कर लूंगी, पहले आप रिलैक्स होकर बैठ जाएं। मैं आराम से गया और बेड के ऊपर टेक लगाकर बैठ गया। मैं कुछ इस तरह से बैठा हुआ था कि मेरा दायां पांव चप्पल की वजह से बेड से नीचे था और बाईं टांग बेड के ऊपर थी। मैं आराम से बैठा तो बेड की दूसरी तरफ से सीमा आई और साइड पर तकिए पड़े हुए थे। इसने मेरे सर के नीचे रख दिए और आराम से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अभी तक सीमा ने चप्पल नहीं पहनी थी। सीमा आराम से नीचे हुई और मेरे जूते उतारने लगी। तो मैंने सीमा को कहा, सीमा प्लीज अगर मेरी आपके दिल में कोई भी इज्जत है तो खुदारा कभी मेरे 2 काम नहीं करने आपने। सीमा बोली, जी अमन बोलिए वो कौन से 2 काम हैं? मैंने कहा, कभी भी जिंदगी में मेरे ना तो जूते पॉलिश करने हैं और ना ही उतारने हैं। सीमा बोली, अमन ऐसी क्या बात है जो आपने मुझे ये काम करने से रोक दिया? मैंने कहा, सीमा औरत की अपनी एक इज्जत होती है और मैं वो इंसान नहीं कि इस औरत से अपने जूते पॉलिश कराऊं। सीमा बोली, अच्छा बैठो और आराम से टीवी पर कुछ देखो, मैं 2 मिनट में किचन में जाकर कुछ बना के लाती हूं। मैंने कहा, नहीं सीमा अगर बुरा ना लगे तो किसी तकल्लुफ में ना पड़ो, बस उधर आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, बातें करते हैं। सीमा बोली, अमन बताओ ना, कुछ तो बताओ, क्या खाओगे? तो मैंने कहा, अच्छा देख कोई चिकन पड़ा है तो इसे खाली काली मिर्च के साथ रोस्ट करके ले आओ। सीमा बोली, आप आराम से टीवी देखो, मैं अभी आती हूं। तो मैंने कहा, ठीक है सीमा। इसके बाद सीमा किचन में चली गई। कोई आधे घंटे से ज्यादा टाइम के बाद सीमा आई और एक बहुत ही बड़ी प्लेट में कम से कम 1 किलो के करीब चिकन को रोस्ट करके लाई। सीमा के हाथ का बना हुआ चिकन मैंने खाना शुरू किया। बहुत ही मजे का बना हुआ था और यकीन जाने सारे का सारा चिकन मैं और सीमा खा गए। इसके बाद सीमा को मैंने कहा कि कोई ड्रिंक है तो ले आओ। सीमा ने कहा, सॉरी अमन घर में इस वक्त नहीं है, अगर फिर कभी आए तो आपकी हर चीज पूरी पड़ी होगी। आपको ये बताता चलूं कि सीमा ने हल्के पीले कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। इसमें सीमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। खैर इसके बाद हम एक दूसरे से बातें करते रहे। फिर मैंने सीमा को कहा कि मैंने जाना है, मेरा कोई काम है शिमला, इस सिलसिले में शायद एक दिन वहीं पर रुक जाऊं। सीमा बोले, अमन चाहे कुछ भी हो जाए तुमने मेरे घर वापस आना है बस। मैंने कहा, सीमा देखो सरकारी काम है, देर सवेर हो सकती है। सीमा बोली, अमन सरकारी काम 4 बजे के बाद नहीं होते, लिहाजा आपने आना है और ये बात कान खोलकर सुन लो। मैंने कहा, ठीक है सीमा, जैसे तुम कहो आ जाऊंगा। बड़ी मिन्नतों के साथ मैंने सीमा से जान छुड़वाई और उसके घर से निकला और चंडीगढ़ बस स्टैंड पर आया। 2 कप चाय के पिए और शिमला वाली वैन की तरफ चल पड़ा। इस दौरान अपना मोबाइल देखा तो कोई 20 के करीब सीमा की कॉल्स वगैरह आ चुकी थी। मैंने देखा तो दोबारा सीमा की कॉल आ रही थी। मैंने कॉल उठाई और कहा, हेलो खैरियत? तो सीमा बोली, यार तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तो मैंने कहा, यार मैं होटल में बैठा था इसीलिए रिंग न सुनी। सीमा बोली, अच्छा इसीलिए फोन किया था, आने का क्या प्रोग्राम है? और अपनी जान से पूछना था कि क्या खाओगे? मैंने कहा, सीमा जो दिल करे बना लेना। तो सीमा बोली, अमन मैं छोटे गोश्त की कढ़ाई बनाऊंगी, कम से कम 2 किलो की, साथ मछली होगी और रोस्ट होगा, अगर दिल करे तो बताना और भी कुछ बना लूंगी। इसी दौरान बातों बातों में मैं शिमला पहुंच गया। मैंने सीमा से कहा, अच्छा ऐसा करो कि मैं पहुंच गया हूं शिमला, अभी मैं अपने काम में बिजी हूं,
तुम ऐसा करो कि कॉल लगी रहे। अगर कोई घर का काम करना है तो वो करो, ऑटोमेटिक कॉल ने जब बंद होना होगा बंद हो जाएगी और मैं भी थोड़ा बिजी रहूंगा। सीमा बोली, नहीं नहीं ठीक है, आप आराम से कॉल करो, मैं भी बस घर के काम से थोड़ा फ्री होकर नींद करूंगी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है सीमा। इसके बाद मैंने अपना फोन अपने पॉकेट में रख दिया और गाड़ी की सीट के साथ टेक लगाकर बैठ गया। कोई 9 बजे के करीब मैं शिमला के मेन रोड पर पहुंच गया था। इसके बाद मैंने वहां से पिकअप की और मतलूब एड्रेस पर पहुंच गया। दफ्तर में दाखिल होने से पहले मैंने देखा कि वहां अभी तक कोई भी नहीं आया, जबकि हमारे हेड ऑफिस के उसूल के मुताबिक सुबह 8 बजे सब ने पहुंच जाना होता है। मैंने बाहर ही इंतजार किया। शुक्र है कि मेरी अभी अभी अमृतसर रीजन में नई नई पोस्टिंग हुई थी। इस वजह से मुझे अभी तक ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। बहरहाल उन्हीं सोचों में मैं गुम था तो तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद चपरासी आया, जिसने दफ्तर खोला और सफाई शुरू कर दी। मैंने कहा, कहाँ हैं ऑफिस के लोग? तो इसने एक दफ़ा तो मुझे हैरानी से देखा कि मैं कौन हूँ जो उनके दफ्तर के लोगों का पूछ रहा हूँ, लेकिन फिर पता नहीं इसे क्या ख्याल आया तो इसने कहा, साहब बस अभी आते ही होंगे। जैसे ही इसने दफ्तर की सफाई की, मैंने चुप करके इसके दफ्तर के इंचार्ज के ऑफिस में जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और इंतज़ार करने लगा। इतनी देर में सफाई करने वाले ने मुझसे पूछा, साहब चाय लाऊं? मैंने कहा कि नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, मैं बस इंचार्ज साहब को मिलने आया हूं। अगर कोई आज का अखबार मिल सकता है तो मुझे दे दो। चपरासी ने कहा, ज़रूर साहब। चपरासी के अखबार के दे जाने के बाद अभी तक मैंने अखबार का पहला ही सफ़ा की हेडलाइंस ही पढ़ी थी कि सारा स्टाफ आना शुरू हो गया। मैं चुप करके देखता रहा। हमारे रीजन के इस ऑफिस में टोटल 12 के करीब स्टाफ थे, जिनमें से 7 के करीब लेडीज़ थीं। सारे का सारा स्टाफ जब आ गया, लेकिन अभी तक जनाबे इंचार्ज साहब नहीं पहुंचे थे। स्टाफ आया तो उन स्टाफ में मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनमें जो लेडीज थीं वो सारी की सारी ज्यादा से ज्यादा 25 साल से कम उम्र ही होंगी। मैं सबका चुपचाप देखता रहा और तकरीबन 10 बजे के करीब इंचार्ज के कमरे से निकलकर मेन हॉल के दरमियान में खड़ा हुआ और अपने गले को थोड़ा सा साफ करते हुए कहा, नमस्कार, कहाँ है इस दफ्तर का इंचार्ज? उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उम्र इसकी शायद 24 साल होगी। इस लड़की ने खड़े होकर कहा, जी पहले आप बताएं आप कौन? मैंने कहा, मेहरबानी फरमाएं, पहले आप बताएं आप कौन है, आपका नाम क्या है और इस दफ्तर में आपकी पोस्ट क्या है? वो बोली, मेरा नाम मीरा है, मैं इस दफ्तर की सेकंड इंचार्ज हूं। मैंने कहा, मिस मीरा, क्योंकि आप इस वक्त सेकंड इंचार्ज हैं, लिहाजा अगले 10 मिनट में अपने उन तमाम लोगों की तफसील ले आएं जो कि इस दफ्तर में नौकरी कर रहे हैं। मैं इंचार्ज साहब के दफ्तर में बैठा हूं और हाँ, जो इस वक्त यहां पर मौजूद नहीं है उनको भी फोन करके बुला लें। बाकी मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस बारे में हेड ऑफिस कॉल करके जीएम साहब से पूछ लें। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिर मैं आराम से इंचार्ज के दफ्तर में आया। दफ्तर की ये सूरत हाल थी कि दफ्तर की चारों साइड्स पर जो दीवार थी वो शीशे की थी और शीशा भी इस किस्म का लगा हुआ था जो कि हाफ शीशा बुलेट था, यानी कि इस शीशे से दोनों साइडों पर नजर नहीं आता था। खैर, मैं दफ्तर में जाकर बैठ गया। कोई 7 मिनट के बाद मीरा दफ्तर में दाखिल हुई और मेरे सामने खड़ी हो गई। मीरा बोली, सर ये लिस्ट ले लें। तो मैंने कहा, मीरा मेहरबानी फरमाकर मुझे सबसे पहले अपने दफ्तर के अमले का और उनकी सर्विस के बारे में बताएं कि किस बंदे की कितनी एजुकेशन है और कितनी सर्विस हो गई है। और हाँ, मेरे बारे में हेड ऑफिस से जीएम से पूछ लें। मीरा बोली, सर मेरे पूछने से पहले ही जीएम साहब की कॉल आ गई थी राजेश साहब को। मैंने कहा, ये राजेश साहब कौन हैं? तो मीरा बोली, सर वो यहाँ के इंचार्ज हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, किधर हैं? तो मीरा बोली, सर वो अभी पहुंचने वाले हैं। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, लिस्ट दिखाओ। तो मीरा बोली, सर ये लें। मैंने उसके हाथ से फाइल ले ली तो फाइल के दरमियान में पेंसिल थी। मैंने वो भी ले ली और मैं लिस्ट पर टिक करने लगा। मीरा साथ खड़ी होकर मुझे समझाने लगी। मीरा की लिस्ट चेक करते हुए अमन को शिमला ऑफिस में धांधली के सारे सबूत मिल गए।
राजेश साहब के पहुंचते ही अमन ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। पिछले 6 महीनों के पे रोल रिकॉर्ड्स में साफ दिखा कि इंचार्ज वर्कर्स की सैलरी से 20-30% काटकर अपनी जेब भर रहा था। मीरा ने पूरी डिटेल्स दी और अमन ने जीएम को इंस्टेंट रिपोर्ट भेज दी। राजेश घबरा गया, माफी मांगने लगा, लेकिन अमन ने सख्ती से कहा, यह रिपोर्ट हेड ऑफिस जाएगी और आपको सस्पेंड किया जाएगा। काम खत्म कर अमन शाम तक चंडीगढ़ लौट आया, सीमा के घर। सीमा ने वादे के मुताबिक 2 किलो मटन कढ़ाई, मछली फ्राई और चिकन रोस्ट तैयार किया था। दोनों ने देर रात तक बातें की। अमन ने अपना शिमला एडवेंचर सुनाया और सीमा ने कहा, अमन, तुम्हारी हिम्मत देखकर और ज्यादा प्यार हो गया। अगले कुछ महीनों में अमन और सीमा का रिश्ता गहरा होता गया। सीमा का पति दुबई से लौटा, लेकिन घरेलू झगड़े बढ़ गए। पति ने सीमा के फोन चेक किए, नई जियो सिम और अमन के मैसेजेस देखे। एक रात भयानक लड़ाई हुई। पति ने चिल्लाया, ये कौन अमन है? तू बाहर घूम रही है। सीमा ने रोते हुए कहा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तुम सिर्फ माता पिता की सुनते हो, मेरी खुशी की परवाह नहीं। पति ने धमकी दी, लेकिन सीमा ने मन बना लिया। अगले दिन अमन को कॉल किया। अमन, मैं तैयार हूं, सब छोड़कर तुम्हारे साथ चलूंगी। अमन ने कहा, सीमा, सोच लो, बच्चा और परिवार। सीमा बोली, बच्चे को मैं अपने माता पिता को सौंप दूंगी, वो समझ जाएंगे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। भागने का फैसला और विवाह। 2024 की गर्मियों में अमन ने अपनी अमृतसर जॉब छोड़ने का प्लान बनाया। एक रात सीमा अपने बच्चे को ननिहाल भेज चुकी थी। अमन चंडीगढ़ पहुंचा। सीमा ने छोटा सा बैग पैक किया, कुछ कपड़े, फोटोज और वो पहला सूट जो राजेंद्र पार्क वाली मुलाकात में पहना था। दोनों अपनी मारुति स्विफ्ट से निकले, सीधे हिमाचल के एक छोटे से मंदिर की ओर। रास्ते में कॉल पर बातें होती रहीं। सीमा बोली, अमन, अब जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी। मंदिर में आर्य समाजी पंडित ने उनका विवाह कराया, फेरे लिए, मंगलसूत्र पहनाया। अमन ने कहा, सीमा, आज से तुम मेरी हो, कोई ताना नहीं, बस प्यार। सीमा ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने घर छोड़ा मोहब्बत के लिए, अब खुश हूं। विवाह के बाद दोनों शिमला के पास एक छोटे से हिल स्टेशन में सेटल हो गए। अमन को नई जॉब मिल गई। सीमा ने लोकल स्कूल में टीचिंग शुरू की। सीमा का बच्चा छुट्टियों में आता और धीरे धीरे परिवार ने मान लिया। पति ने तलाक के पेपर्स साइन कर दिए, कोई कानूनी झंझट नहीं। 1 साल बाद सीमा प्रेग्नेंट हुई, एक बेटी हुई, नाम रखा अनन्या। अमन का बंगला अब उनका घर था, जहां शामें ढाबा स्टाइल खाने और गजलें गुनगुनाने में बीतती। मीरा भी कभी कभी मिलने आती, दोस्त बन गई। जीवन खुशहाल था। पार्क वाली पहली नजर का प्यार अब हमसफर बन चुका था।